चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट बैच में मैंने आप लोगों से कौन से प्रोविजन डिस्कस कर लिए थे, ध्यान से सुनिए एक बार। मुझे जहाँ तक ध्यान है, आई एम डन विद द थेफ्ट, आई एम डन विद डेकॉइटी, आई एम डन विद रॉबरी एंड आई एम आल्सो डन विद एक्सटॉर्शन। ये चारों कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ, एक बार शॉर्ट में फिर से आपको बता रहा हूँ। whoever without the consent of the another, कोई भी व्यक्ति बिना किसी दूसरे व्यक्ति की कंसेंट के take possession of any property, definitely which is a movable one, with the dishonest intention, he is said to have committed theft. ये मान लिया जाएगा कि उसने theft commit कर लिया। He is said to have committed theft, ये मान लिया जाएगा कि उसने theft commit किया है। But in case of the things which are attached to something, तो मूवेबिलिटी कैसे होगी? उनका कहना है जब आपने उन्हें सेपरेट कर दिया, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज थेफ्ट या मूवेबल, मूव करना। अगर आपने कुछ ऑब्स्टिकल्स को हटा दिया तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी कि आपने मूव कर दिया। जैसे कोई चीज है जो किसी टंकी में रखी हुई है, आपने उसका नल या टैप ओपन ऑन कर दिया, तो ऑब्स्टिकल हटा दिया आपने, तो इट इज कंसिडर्ड कि यू हैव नाउ मूव्ड इट। करेक्ट है। फिर उसके बाद अपन और आगे बढ़े तो मैंने कहा था अगर एनिमल को लेकर हो तो जो भी एनिमल जैसे ही आपने इस इंटेंशन के साथ यू कॉज सच एनिमल टू मूव, तो सच एनिमल और उसके साथ अगर कोई चीज और आ जाती है तो दैट थिंग इज कंसिडर्ड टू बी द थेफ्ट वन। तो यू हैव केप्ट अ बेट टू अ डॉग, आपने कुछ चारा रखा है किसी कुत्ते को पकड़ने के लिए और उसको बस आप बुला रहे हो उससे, तो आप ये मान लिया जाएगा कि आप चोरी कर रहे हो, बट इंटेंशन शुड बी दी डिसऑनेस्ट वन। ठीक है। डिसऑनेस्टी का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जब हम क्या करते हैं बच्चों, व्हाट वी डू, हम लोग रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस की बात करते हैं तो वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है। फिर उसके बाद हम पहुंच गए आगे, तो वंशिका जैन अब मामला पहुंच गया एक्सटॉर्शन पर। तो जहां पर आप whoever cause a fear, whoever cause a fear of injury to a person, cause a fear of injury to a person or to another person and induce him to deliver a property or valuable security or thing which can be converted into valuable security is said to have committed offense of extortion। यह मान लिया जाएगा कि उसने एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कर लिया। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको फियर ऑफ इंजरी, मतलब आपको नुकसान पहुंचाने का डर या भय सामने वाले को दिलाना है और उससे मजबूर करना है कि तुम मुझे तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएबल थिंग दे दो। तो हाउ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो फिर मेरा कहना है कि श्रेयांश ये निकाल दे, दूसरे रूम में चले जा अगर आवाज डिस्टर्ब हो रही है तो, पर इसको मत लगाना अब। तो मैंने कहा कि हाउ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन is different from each other, तो theft is only in relation with the movable while it deals with movable immovable both as such, and वहां पर you are taking something out of possession of someone else और यहाँ पर आप उसकी consent से ले रहे हो, although you have caused fear to someone or fear to such person. This is how both of these things differ from each other. फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि व्हाट इज रॉबरी देन, फिर रॉबरी क्या होगा। तो रॉबरी को लेकर मैंने आप लोगों को सिखाया कि रॉबरी क्या होती है। लिजा राठौर,
जब इट कैन बी इन ओनली इन टू ऑफ द टू वेज, या तो इधर इट इज बेसिकली बाय वे ऑफ थेफ्ट और इट इज बाय वे ऑफ एक्सटॉर्शन, मतलब या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ध्यान रखिएगा देयर वुड नॉट बी अ रॉबरी, देयर वुड नॉट बी अ रॉबरी। तो इन दोनों में से कुछ एक चीज होना चाहिए। मान लो थेफ्ट है, तो व्हेन थेफ्ट इज कंसिडर्ड टू बी द रॉबरी, थेफ्ट को कब रॉबरी माना जाएगा? तो उन्होंने कहा कि वेयर अ पर्सन हु कमिट्स अ थेफ्ट वॉलंटरी कॉजेज डेथ और attempt to cause death or hurt or confinement या restraint or cause instant fear of death, hurt or restraint, so that theft is known as commission of robbery, that theft is known as commission of robbery। तो यहां पर या तो एक्चुअल डेथ हो जानी चाहिए, या फिर अटेम्प्ट होना चाहिए, या एक्चुअल कन्फाइनमेंट होना चाहिए, या अटेम्प्ट होना चाहिए, या एक्चुअल हर्ट होना चाहिए, या अटेम्प्ट होना चाहिए, या फिर इंस्टेंट फियर होना चाहिए। ठीक है, बट वहीं अपन शिफ्ट करते हैं एक्सटॉर्शन कब रॉबरी माना जाएगा। तो मेरा कहना है एक्सटॉर्शन टू बी रॉबरी, एक्सटॉर्शन टू बी रॉबरी shall satisfy instant fear of death, hurt or confinement या restraint। तो जो फियर हो वो इंस्टेंट हो, प्लस इसके साथ साथ क्या हो, इन तीन बातों का स्पेसिफिकली हो, डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। रॉबरी, व्हाट इज रॉबरी? तो रॉबरी को लेकर अगर बात करें तो रॉबरी मुझे कह देना चाहिए, नहीं रॉबरी तो हो गई, डेकॉइटी। डेकॉइटी क्या है? तो जब ये बेसिकली रॉबरी इज कमिटेड बाय द वन हु आर 5 इन नंबर, जो क्या है 5 हैं संख्या में या उससे ज्यादा हैं। तो रॉबरी अगर वो लोग कर रहे हैं जो 5 या उससे ज्यादा हैं, तो ध्यान रखिएगा इट इज सेड टू हैव डेकॉइटी, उसे अपन डेकॉइटी मान लेंगे। ठीक है, दो केस थे यहाँ पर, एक था जादू रंजन सिंह वर्सेस एम्पायर शायद, और दूसरा था एम्पायर वर्सेस लश्कर। एक बार चेक कर लेना, ये दोनों मैंने आईएमपी मार्क करे थे। और उसके बाद अब अपने को बात करनी है सीआरपीसी में कुछ बचे हुए पॉइंट की, पर मैंने कहा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मैंने कंटिन्यूइंग ऑफेंस भी आपको सिखा दिया था, और मैंने कहा था कि आपको स्टेट ऑफ बिहार देवकरण नैन्सी का केस करना है आईएमपी। ठीक है, जहां पे ये लिखा था कि वेयर ऑफेंस इज कमिटेड एंड कंप्लीट एट ऑल, तो वो कंटिन्यूइंग नहीं होता, बट विच हैज इफेक्ट कंटिन्यूइंग, और विच शब्द भी देखा था, विच गोज ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इट्स सेड टू हैव अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। और कंटिन्यूइंग ऑफेंस को लेकर मैंने ये बात और सिखा दी थी कि आपको क्या लिखना है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है। दूसरा, किडनैपिंग का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तीसरा आपको फिर आप चाहें तो जनरल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर 472 ऑफ सीआरपीसी लिखना है। फिर शायद 22 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की बात हुई थी, 22 नहीं 23 होगा, 22 था, 22 लिमिटेशन एक्ट की बात की थी, वो लिखेंगे। और उसके बाद आप पहुंचेंगे किस पर,
थर्ड क्वेश्चन जो आपको बोल रहा हूँ दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको सिखाया था कॉग्निजेंस फॉर अब मतलब सीआरपीसी के क्वेश्चंस आईएमपी अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो आईपीसी तो मेजरली खत्म कर दिया था अपन ने। सीआरपीसी में एक कंड्यूनिंग ऑफेंस आप चाहें तो सीआरपीसी में ले लो, चाहें तो आप आईपीसी में ले लो, बिकॉज इट इज नो वेयर डिफाइंड, बट सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना, ठीक है। तो 467 से 472 का एक लिमिटेशन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस करके एक हेडिंग थी, जरा चेक करिएगा अपने अपने नोट्स में। अगर पेज नंबर आपके पास हो तो एक बार देखिएगा। मेरे हिसाब से नोट्स का पेज नंबर आपको मिलना चाहिए। मैंने पढ़ा है तो सही, सिलेबस में मैंने दिया तो है यार, कि नहीं दिया? मुझे तो याद है मैंने दिया तो है, कि मैं भूल रहा हूँ कुछ। ऐसा तो नहीं कि नए सिलेबस से हटा दिया था, मुझे याद आ रहा है। मॉड्यूल देना एक बार, मुझे तो याद है ये क्वेश्चन है यार, नोट्स में दिख नहीं रहा, पर तुमको पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने? एक बार चेक कर लेता हूँ मॉड्यूल में, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये है। और मुझे याद आ रहा है मतलब, या तो पुरानी कोई बात याद आ रही होगी। चैप्टर नंबर कौन सा है? नहीं पढ़ाया, ठीक है। एक बार लेट मी चेक वंस, हो सकता है हट गया हो सिलेबस से, क्योंकि ऐसे तो मैं छोड़ता नहीं हूँ कुछ, और अगर छोटा है तो अभी पढ़ाऊंगा मैं। नहीं है, नॉट देयर इन सिलेबस, नहीं है, ठीक है। तो ये कॉग्निजेंस वाला क्वेश्चन छोड़ देना। ये है ना आपके मॉड्यूल में पीछे की तरफ एक क्वेश्चन में था, इसलिए मुझे याद आया। जो क्वेश्चन पेपर है ना आपके मॉड्यूल में, वहां पर ये क्वेश्चन था सेम। क्वेश्चन नंबर 2 मिनट बताता हूँ आपको, 6 का ए वाला, 6A में ये क्वेश्चन दे रखा है आपके मॉड्यूल में कि अ पर्सन हैज कमिटेड अक्टूबर 2020 में पनिशेबल विद फाइन ओनली, लिमिटेशन पीरियड अंडर सीआरपीसी 1973 6 months फॉर द ऑफेंस, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन केम टू नो ऑन 1 December 2021, ठीक है। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन, बट इसका सेक्शन आपके मॉड्यूल में नहीं है, इसका सेक्शन आपके मॉड्यूल में नहीं है, इसलिए मुझे ये याद आया होगा। तो ये आप स्किप कर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन हटा दीजिएगा अगर मैंने आईएमपी मार्क करवाया है तो, ठीक है। तो फिर अब आप बाकी के प्रोविजंस की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अभी मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं वो है अरेस्ट, वो है अरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर अरेस्ट को लेकर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए तो आप सेक्शन 46 का रेफरेंस देकर, ठीक है, अरेस्ट मींस टू रिस्ट्रेन समवन, या सेक्शन 46 का रेफरेंस मत देना, सिर्फ जनरल लिख देना। अरेस्ट मींस टू रिस्ट्रेन समवन और कन्फाइन समवन। शायद ये मीनिंग मैंने लिखवाया भी होगा, और ये कहा होगा कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक्ट में बताया नहीं गया। अरेस्ट का मतलब क्या होता है ये एक्ट में बताया नहीं गया, ऐसा मैंने लिखवाया भी होगा, ठीक है। तो अरेस्ट का मतलब क्या होता है ये 1-2 लाइन में जरा बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द केसेस जहां पर विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यू विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 41,
सेक्शन 41 के बारे में आप बात करेंगे, जहां बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हो। सब मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला, पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में अगर किसी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, देन इन दैट केस अरेस्ट कैन बी डन बाय द पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। दूसरा, वेयर पुलिस ऑफिसर के सामने तो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ, बट उसे किसी प्रकार की रिजनेबल इंफॉर्मेशन शब्द बस यूज नहीं है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रिजनेबल कंप्लेंट या रिजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस that is cognizable one involving imprisonment of 7 years or less, but कुछ कंडीशंस हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो 7 साल या उससे कम के ऑफेंस में भी आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। 2, ये बी वाला पॉइंट था। डबल बी की बात कर रहा हूं। अब यहां पर रीजनेबल इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट, रीजनेबल वाले दोनों पॉइंट नहीं है, यहां सिर्फ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। डबल बी में चेक करना, रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, ये पॉइंट भी नहीं मिलना चाहिए। रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट भी नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ मिलना चाहिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। चेक करिए डबल बी में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड that a person has committed a cognizable offense involving imprisonment of more than 7 years. इस डबल बी वाले पॉइंट में you will not find कि reasonable वाले शब्द जो जहां बी में यूज हुए हैं वो reasonable यहां यूज नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति को इस कोड में, दैट इज सीआरपीसी या स्टेट गवर्नमेंट ने कैसा डिक्लेयर कर दिया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है। फिर उसके बाद अब स्टोलन प्रॉपर्टी हैज बीन फाउंड इन पोजेशन ऑफ समवन एंड रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट कि उसी व्यक्ति ने ये क्या किया है, ऑफेंस भी किया है। करेक्ट। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा वहां पर कि जिसे अरेस्ट किया गया है वह जो कस्टडी है उससे वो भाग गया, या उसने अटेम्प्ट किया, या फिर वो आर्म्ड फोर्सेस का डेजर्टर है, डेजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, या हु हैज अटेम्प्टेड टू, क्या बोलेंगे, भागने को क्या बोलते हैं, हाँ, escape, attempt और escape from the lawful custody of police। ठीक है। उसके बाद हम और आगे पहुंचे तो अपन पॉइंट आ गया कि भैया जिसको लेकर हमको सेक्शन 456 का रेफरेंस आया होगा, जरा चेक करो। 456 नहीं, जिसको हमने छोड़ा था और उसने उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, 356 है, 356 मिला क्या, 356, ठीक है। तो छोड़ा है और उसने कंडीशंस फॉलो नहीं की है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि रिटन या ओरल रिक्विजिशन मिली है किसी पुलिस ऑफिसर से, ठीक है, दैट अ पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस, या फिर एक पर्सन हु हैज कमिटेड ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया। इसको लेकर फिर से तीनों पॉइंट आएंगे, रीजनेबल वाले 2 और क्रेडिबल, जरा चेक करना, रीजनेबल वाले 2 और क्रेडिबल वाला 1, तीनों पॉइंट आएंगे। है मुझे ध्यान है, आउट ऑफ इंडिया एंड ड्यू टू एक्स्ट्राडिशन और ट्रीटी ही इज सपोज टू बी इन कस्टडी ऑफ पुलिस। मिल गए ये 3 पॉइंट, करेक्ट। उसके बाद मेरे हिसाब से अब तो कोई पॉइंट नहीं बच रहा होगा, एक बार चेक करो तो, एक बार चेक करिएगा, मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सबसेक्शन 2 बचा हो तो बात अलग है, सबसेक्शन 1 तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, एक बार देख लीजिएगा आप। सबसेक्शन 1 तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, सबसेक्शन 2 में ये कहा गया कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है
तो आप उसे विदाउट वारंट रजिस्टर अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसी बात सबसेक्शन 2 में लिखी होगी, जरा चेक करिए। 42 एक्सेप्शन है, 42 एक्सेप्शन है जहां बिना वारंट के नॉन कॉग्निजेबल में भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ध्यान रखिएगा, ओनली इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस ही किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। जरा चेक करिए। पहुंच गया मैं भी। ए वाला पॉइंट हो गया। बी हो गया, डबल बी ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, escaped attempted, ये हो गया। एक छूट रहा है, पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। फिर रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया किया जो पनिशेबल है, अगर इंडिया में करता तो, और एक्स्ट्राडिशन या लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड, ठीक है। 356 में ब्रीच ऑफ रूल, ठीक है, और रिक्विजिशन, करेक्ट, सही है। एक पॉइंट को छोड़कर एग्जीक्यूशन में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बाकी तो सब कवर कर गए। अब अपन बात कर रहे हैं 41A की। सुनना मेरी बात, अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 41 में अरेस्ट नहीं किया जा सका, किसी व्यक्ति को सेक्शन 41 में अरेस्ट नहीं किया जा सका, इवन इफ ऑफेंस इज कॉग्निजेबल वन, ऑफेंस कॉग्निजेबल वन है, 41 में किसी को अरेस्ट नहीं कर सके क्योंकि भले ही ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ठीक है। और इसको लेकर हमारे पास वापस वही बात है, रीजनेबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल मतलब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन, रीजनेबल कंप्लेंट, तो हम उसको नोटिस दे सकते हैं टू अपीयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, करेक्ट है। टू अपीयर फ्रॉम टाइम टू टाइम 41A कहता है, करेक्ट। तो अपीयर फ्रॉम टाइम टू टाइम में अगर वो अपीयर नहीं होता तो हम अरेस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो अपीयर होता है फिर भी हम अरेस्ट करते हैं, तो हम उसको रीजन देंगे कि भैया रीजन इन राइटिंग, हम अपीयर होने के बावजूद भी उसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो 41A उन केसेस में अरेस्ट की बात करता है बच्चों जहां आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो बच्चों, आप 41 में रजिस्टर नहीं कर पाए, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, क्या अरेस्ट करना कंपलसरी है? देखो ये तो बोला जा रहा है कि इन केस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, पर करना क्या कंपलसरी है? तो इस बात पर आप लोग प्लीज गौर फरमाइएगा। खुशी शाह आप लास्ट बैच में थी नहीं शायद, ये मैं है, मतलब अरेस्ट करना है तो इन ग्राउंड पर करना है, बट आप करोगे ही ये जरूरी नहीं है, आप करोगे ही ये जरूरी नहीं है। पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर अरेस्ट, ठीक है। तो अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी इन सीआरपीसी, अरेस्ट सीआरपीसी में मैंडेटरी नहीं है बच्चों। 41A करा दिया, 41B सुनना आप, जो भी व्यक्ति इस तरह से अरेस्ट कर रहा है, जो भी व्यक्ति इस तरह से अरेस्ट कर रहा है, उसे अपनी आइडेंटिटी बियर करनी पड़ेगी कि मैं थानेदार, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिटी तो बियर करे, उसके साथ साथ जैसे ही वो अरेस्ट करता है एक अरेस्ट मेमो बनाए, एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड, वो तो काउंटर साइन करेगा ही, इसके अलावा आप विटनेस के भी साइन लेंगे। मेरी बात क्लियर? तो जो भी अरेस्ट करे व्यक्ति वह आइडेंटिफिकेशन भी साथ में कैरी करे। दूसरा, अरेस्टेड व्यक्ति उस पे साइन करेगा, काउंटर साइन, और एक विटनेस भी साइन करेगा। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अरेस्ट मेमो। व्हाट इट इज नोन एज? अरेस्ट मेमो, ठीक है।
और एक और बात ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है, he is having a right to be to get the arrest informed to any other person. He has a right to get his arrest informed to any other person except in case जहां पर विटनेस कौन था, उसका ही रिलेटिव या फ्रेंड था, उस केस में छोड़ दो, अदरवाइज उसे अरेस्ट किया गया है, इस बात की जानकारी उसे ही अधिकार है कि वो अपने ही लोगों को दे सकता है। दैट इज 41B। ठीक है, फिर उसके बाद 41C। 41C मेरा कहना है कि कुछ खास काम का नहीं है, कुछ खास काम का नहीं है, तो चाहे तो आप स्किप कर दीजिएगा। बोला गया है स्टेट को कि तुम स्टेट लेवल पर मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि स्टेट लेवल पर एक कंट्रोल रूम बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, और हर कंट्रोल रूम के बाहर बेसिकली कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और किस व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट किया गया है इसकी जानकारी रखी जाएगी। ठीक है, 41D, जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसे जो है ये अधिकार है कि वह किससे कंसल्ट कर सकता है, एडवोकेट से कंसल्ट कर सकता है इंट्रोगेशन के समय, नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। ये बात समझिएगा, ये बहुत खास बात है। इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जब क्या किया जा रहा है बच्चों, पुलिस वालों ने किसी को अरेस्ट कर लिया तो वो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस सामने वाले से बातें करते हैं और उसकी बात को नोट डाउन किया जाता है। तो उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है वह ये जानने के लिए एडवोकेट से बात कर सकता है, लेकिन इंट्रोगेशन के दौरान नहीं, मतलब पूरे दौरान नहीं। कहीं भी एक समय पर पूछ ले कि भैया इंट्रोगेशन है होने वाला है तो आप बात करना चाहते हो तो कर लो, पर थ्रू आउट इंट्रोगेशन ऐसा नहीं है, एक बार बोलने का मौका दे दिया बस, इतना बहुत है। ठीक है, ये आर्टिकल 22 में भी था। बेसिकली बच्चों वो कंसल्ट करने का था अरेस्ट होने के बाद, और ये अरेस्ट होने के बाद इंट्रोगेशन का है। तो अंशिका पालीवाल, दिस इज हाउ थोड़ा सा ये डिफर करता है। अरेस्ट होने के बाद उसे जमानत लेने के लिए एडवोकेट का है तो वो तो है ही, बट इंट्रोगेशन के दौरान भी वो मिल सकता है, क्योंकि जो भी इंट्रोगेशन होती है बच्चों वो सेक्शन 162 और 161 ऑफ CRPC में 161, 162, 160 में उसके अगेंस्ट यूज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका काफी इंपॉर्टेंस है। सेक्शन 42, बस 42, 43, 44 में आपको सिर्फ MCQ ध्यान रख के जाना है कि बताओ कब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आप अरेस्ट कर सकते हो। कर सकते हो मतलब अगेन चॉइस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में अगर आपको अरेस्ट करना है किसी व्यक्ति को तो उनका कहना है आप कर लीजिए। ठीक है, पहला, या तो वो आपके प्रेजेंस में उसने ऑफेंस किया है या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, प्लस इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी चाहिए, वो अपना नेम और एड्रेस बता नहीं रहा है, या जो बता रहा है वो लगता है कि फॉल्स है, तो ऐसे केस में आप उसे अरेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात बहुत क्लियर रखना कि नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर उसके सामने या उसे इंफॉर्मेशन मिली है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो इसे अरेस्ट किया जा सकता है। और मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया कि नाम पता नहीं हो तो ही, ठीक है, जैसे पता चलेगा आप उसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 43, 44, ठीक है, एक प्राइवेट पर्सन और एक मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो 43 में कब अरेस्ट हो सकता है, प्राइवेट पर्सन के द्वारा, जब ना सिर्फ ऑफेंस कॉग्निजेबल हो बल्कि वंशिका ऑफेंस नॉन बेलेबल भी हो। ध्यान रखिएगा, 2 केसेस सेटिस्फाई करने पड़ेंगे तभी जाकर अरेस्ट किया जाएगा उसे। ठीक है, प्राइवेट पर्सन के द्वारा सेक्शन 43 में जब ऑफेंस ना सिर्फ क्या हो बच्चों कॉग्निजेबल बल्कि नॉन बेलेबल भी हो। ध्यान रखिएगा। और व्हेन इट कम्स टू 44 तो ध्यान रखिएगा एनी ऑफेंस इररिस्पेक्टिव कॉग्निजेबल हो नॉन कॉग्निजेबल हो। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने उसकी जुरिस्डिक्शन में हुआ है, क्या हुआ है, उसकी जुरिस्डिक्शन में हुआ है ऑफेंस, करेक्ट, या फिर जिसको लेकर वारंट इशू करने का अधिकार उस मजिस्ट्रेट को है, वह मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। चेक करो क्या एनी मजिस्ट्रेट यूज हुआ है शब्द,
तो क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी वर्ड यूज होगा या सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होगा? जरा चेक करिएगा। सेक्शन 43 में एमसीक्यू के लिए और 44 में एमसीक्यू के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल दोनों। सर स्क्रीन ग्लिच हो रही है बेटा, पता नहीं यहाँ पे अभी अभी ये प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। कुछ तो क्या ही करूँगा, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। ठीक है, किया है, एक बार देख लो। तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोथ बोथ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना 44 में। फिर उसके बाद 45 तुमको उस दिन भी डिस्कस किया था कि अगर आर्म्ड फोर्सेस के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो अगर उसने ऑफेंस ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज किया है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही अरेस्ट कर पाएंगे। और अगर वो पब्लिक ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए काम कर रहा था तो उस आर्म्ड फोर्सेस को आप तभी अरेस्ट कर पाओगे जब जो है, मैंने क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन मिलेगी। ठीक है, 46 अरेस्ट हाउ मेड, कोई वास्ता नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना कि अगर आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज किसी को अरेस्ट करना है एंड शी इज वुमन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कंसेंट लेनी पड़ेगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कंसेंट लेनी पड़ेगी। और जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है, ये बात भी ध्यान रखें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कौन सा वाला, जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है, ये ध्यान रखें। ठीक है, एंड विमेन इंस्पेक्टर, हाँ बिल्कुल विमेन, ये वाली बात तो बहुत ऊपर ही हो गई ना कि विमेन इंस्पेक्टर ही क्या कर पाएगी, अरेस्ट कर पाएगी। ठीक है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है या फिर अरेस्ट इज टू बी मेड, ये दो पॉइंट हैं, दोनों को अलग अलग करना। जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है या जिसकी जुरिस्डिक्शन में हमें अरेस्ट करना है, करेक्ट। और यहां पर तो विमेन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी, ठीक है, पर ऊपर वाले केस में वुमेन पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं तो कोई मेन या मेल पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है। ध्यान रखना, दोनों केसेस अलग अलग हैं। पहले तो ये देख लो कि अरेस्ट विमेन को करना है, ठीक है, फिर कब करना है, टाइम देख लो। टाइम अगर आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर जेएमएफसी की कंसेंट लेने के साथ ही कर पाएगी, ठीक है, कोई और नहीं कर पाएगा। और ऊपर केस में बच्चों ध्यान रखना, एक्सेप्शनल केसेस में वैसे तो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी, लेकिन एक्सेप्शनल केस में कोई और भी कर सकता है। ठीक है, बस 46 ये तो सब समन वमन तो बस एक बार रीड करके चले जाना, कोई काम के नहीं है। वारंट भी एक बार रीड करके चले जाना, कोई काम के नहीं है। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट एक बार आईएमपी है, इसको कुछ मैंने अलग से लिखवाया था क्या कि ये बेयर एक्ट से लिखना, तुमने लिख लिया था क्या? मैंने जहां तक ध्यान है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट मैंने आपको कहा था आप खुद लिखना। ठीक है, वहां से इसको कंप्लीट करना बच्चों। यहां पर आपके मॉड्यूल में अच्छा लिखा हुआ नहीं है, काइंडली गो थ्रू विद द मॉड्यूल, मॉड्यूल नहीं, बेयर एक्ट।
सेक्शन मैंने शायद 82 83 बताया हूँ, 82 83 बताए थे, ठीक है। तो एक बार देख लेना। तो ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। समन्स टू प्रोड्यूस, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं। सर्च वारंट मोस्ट टाइम भी मार्क करें एमसीक्यू के लिए कि किन केसेस में सर्च वारंट दिया जा सकता है। सर्च वारंट पहला, जब मैंने सेक्शन 91 92 में समन भेजा एंड आई बिलीव कि जो डॉक्यूमेंट समन्ड है इट वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तब मैं सर्च वारंट इशू कर सकता हूं। दूसरा, वेयर आई डोंट नो विथ whom इट इज केप्ट विथ, किसके पास रखी हुई है ये मुझे पता नहीं है, तब मैं सर्च वारंट इशू कर सकता हूं। और तीसरा, जब मुझे जनरली ऐसा लगता है कि इंक्वायरी ट्रायल के लिए इस तरह का सर्च होना चाहिए तो मैं सर्च वारंट दे सकता हूं, ठीक है। इसे प्लीज अगले पॉइंटर्स को एमसीक्यू के लिए करके जाना, अगले पॉइंटर्स को एमसीक्यू के लिए करके जाना कि अगर आपको पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी को लेकर सर्च वारंट इशू करना है तो सिर्फ डीएम या सीजेएम ही इशू कर पाएगा। डीएम या ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति गुम हो गया है, मतलब ही इज बीइंग किडनैप्ड नाउ, तो जो सर्च वारंट इशू किया जाएगा उसको लेकर डीएम एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये ध्यान रहे एमसीक्यू के लिए आईएमपी माने जाएं, ठीक है। पोस्टल अथॉरिटी का सर्च अगर होगा तो कौन करेगा? बाय डीएम या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और अगर पर्सन गुम हो गया है तो डीएम एसडीएम या फिर कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब सब जुडिशियल हो गए, डीएम और एसडीएम कौन हो गए? एग्जीक्यूटिव हो गए। ये सिखाया था ना तुम्हें, हाँ या ना? अब समरी ट्रायल में कितनी सजा मैक्सिमम आप दे सकते हो, ये एमसीक्यू का प्रश्न आ जाएगा लीजा। तो बताओ क्या आंसर लिखोगे? देखो, तीन तरह के समरी ट्रायल से प्रश्न आएंगे। पहला, समरी ट्रायल कौन सा व्यक्ति कर सकता है, हु इज एंटाइटल्ड। दूसरा, समरी ट्रायल में सजा कितनी दी जा सकती है। तीसरा, व्हाट आर दी ऑफेंसेस व्हिच कैन बी ट्राइड समरली। सेक्शन 260 से लेकर 265 की बात हुई होगी मुझे जहां तक ध्यान है, 260 से लेकर 265 समरी ट्रायल, ठीक है। तो बताइए कौन कौन कर सकता है समरी ट्रायल? सीजेएम, एमएम या फिर जेएमएफसी। बट जेएमएफसी कौन? ऑथोराइज्ड। जरा चेक करिएगा, सीजेएम, एमएम, जेएमएफसी कौन? जो ऑथोराइज। सीजेएम बता चुका हूं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जेएमएफसी एम्पावर्ड स्पेसिफिकली, ठीक है। जो सजा दे सकते हो वो कौन सी दे सकते हो? मैक्सिमम 3 मंथ्स होनी चाहिए, जरा एक बार चेक कर लेना। मैक्सिमम 3 मंथ्स की सजा होनी चाहिए, मुझे तो यही ध्यान आ रहा है 3 महीने। एक बार चेक करो तो, ये शायद कंपनीज एक्ट में भी 3 महीने था, हो सकता है मैं गलत हूँ, भूल रहा हूँ। एक बार चेक करो, ये रहा 3 मंथ्स, 3 महीने की सजा, ठीक है। इसके बाद कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा? समरी प्रोसीजर, समरी प्रोसीजर या समन केस बोलते हैं। कौन सा केस?
समन केस का जो ट्रायल होता है वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और एक लास्ट आखिरी, व्हाट आर दी ऑफेंसेस जो किससे हैंडल किए जा सकते हैं, समरी ट्रायल से। तो बताओ, यहाँ पर एमसीक्यू आएगा, पहला समन केस, ठीक है। दूसरा स्टोलन प्रॉपर्टी, वैल्यू कितने से ज्यादा की नहीं, 2000 से ज्यादा की नहीं है, ठीक है। स्टोलन प्रॉपर्टी का रिटेंशन, रिटेंशन, फिर कंसिलमेंट, ठीक है, सब 2000 रुपए की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ब्रीच ऑफ क्या बोलेंगे उसको, जिससे गालियां गलोच करके, ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है। इसके अलावा कैटल ट्रेसपास एक्ट, ठीक। इसके अलावा इन सारे एक्ट को लेकर, और एक हाउस लर्किंग का भी होगा मेरे हिसाब से, 454 456 सी आईपीसी, चेक करो तो क्या है, 454 है ना, 454 456 हाउस लर्किंग है ये, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी के घर में घुस जाना, जबरदस्ती घूमना, अफरा तफरी मचाना कॉलोनीज में, ठीक है। ये अगर मामले हैं, चेक करिएगा, या इनका अबेटमेंट है, या इनका अटेम्प्ट है, तो इनका क्या किया जा सकता है, अबेटमेंट की स्पेलिंग गलत है बच्चों, ठीक है। अबेटमेंट की स्पेलिंग वहां गलत थी, मैंने सुधराई थी ना, वहां पे अबेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है, और मैंने कहा था इट इज रॉन्ग, इट इज अबेटमेंट, ABET होता है बच्चों, ठीक है। तो समरी ट्रायल से इस मामले को खत्म किया जा सकता है, ये ध्यान रहे। बना लोगे क्या, लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। लास्ट रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई थी ना, नहीं हुई, लास्ट रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई थी कि नहीं हुई थी, बोला तो था मैंने, ठीक है। एक समरी प्रोसीजर का भी हो गया, अरेस्ट भी हो गई सब, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, IMP क्वेश्चन की, 26 28 29, 26 28 29, 26 28 29। 26 में पावर ऑफ ट्रायल होगा, कि ट्रायल कौन करेगा। दो तरह के ऑफेंसेस हैं, IPC के ऑफेंसेस अलग हैं और अदर ऑफेंसेस अलग हैं, चेक करना। मिला, कुछ नहीं है यहाँ पर, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर कोर्ट्स जो कहाँ बताए हुए हैं, फर्स्ट शेड्यूल में, करेक्ट है, फर्स्ट शेड्यूल में है, चेक करिए। और अगर दूसरे एक्ट में है तो दो ही कोर्ट के नाम दिए होंगे मेरे हिसाब से, एक तो जिस लॉ में उन्होंने बताया है वो करेगा, देखो कोर्ट मेंशन इन दिस बिहाफ, तो वो करेगा सच कोर्ट, फिर अगर नहीं करे तो कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर बताएं जो शेड्यूल में बताए गए हैं, ठीक है। ये एक बार पूछा गया प्रश्न है, कब, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है, तो ध्यान रहे। और ये तो 28 29 तो पक्का MCQ में आ रहे हैं, एक प्रश्न 100% आएगा, कसम खा लीजिए, एक प्रश्न 100% आएगा, ठीक है। कि हाई कोर्ट कैन पास एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, बताओ सेंटेंस मतलब कौन सी, सेक्शन 53 ऑफ IPC वाली, सही बोले आप, सेक्शन 53 ऑफ IPC वाली ना, ऑनलाइन का बच्चों कुछ तो कहो। अरे भाई 28 में हम कह रहे हैं कि हाई कोर्ट एनी टाइप ऑफ सेंटेंस पास कर सकता है, अथोराइज बाय लॉ,
तो हम बात कर रहे हैं ना सेक्शन 53 में, मतलब डेथ पनिशमेंट, मतलब रिगरस, सिंपल लाइफ, मतलब फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और मतलब फाइन। ठीक है। तो हाई कोर्ट किसी भी लॉ की किसी भी प्रकार के सेंटेंस को ग्रांट कर सकता है। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज किसी भी तरह की ग्रांट कर सकता है। डेथ हाई कोर्ट की परमिशन से करेगा। और इसको लेकर जब 53 पढ़ा रहा था तो सेक्शन नंबर 354 ऑफ सीआरपीसी बताया था कि भैया ये जो कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट ली जाती है वो 354 ऑफ सीआरपीसी में ली जाती है। क्या हम ठीक कह रहे हैं? क्या ये बात कही थी हमने। और असिस्टेंट सेशन जज डेथ नहीं दे पाएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे पाएगा, और ऐसी इम्प्रिजनमेंट नहीं दे पाएगा जो 10 साल से ज्यादा की है। बाकी किसी भी प्रकार की सेंटेंस दे सकता है। हाँ, करेक्ट है, सार्थक शिंदे। 29, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के क्या पावर हैं? तो सीजेएम के भी सारे पावर हैं, लेकिन 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। फाइन भी किसी भी तरह का लगा सकता है, सारे पावर हैं इसके पास में। एनी सेंटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास एनी सेंटेंस बट 10,000 से ज्यादा का फाइन और 3 साल से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट, है ना। और सेकेंड क्लास 1 साल से ज्यादा की सजा और 5 साल से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकता। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 30 मत पढ़ो, कंफ्यूज ही होंगे। ठीक है, 31 मत पढ़ो। इनहेरेंट पावर, घोट घोट के जाइएगा। कौन सा केस? कौन सा केस? मधु लिमाय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और मैं जब ये पढ़ा रहा था तो मैंने तुमको सीपीसी की बात कही थी कि सीपीसी में भी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर और मोस्टली सेम भी है। ठीक है, कहाँ डिफरेंस था शायद हो सकता है मैंने कभी गलती से तुम लोगों को बता भी दिया हो, मैं अभी यहाँ पे भी डिस्कस कर लूंगा। और उसके बाद वहां पे जो केस था वो था पलानी सामी। पलानी सामी का केस था। मुझे तो यही याद आ रहा है, एक बार देखो। हाँ हाँ, पलानी सामी है ना कुछ। ठीक है, पहले तो प्रोविजन में डिफरेंस बता दूं कि जब मैं सीपीसी के बात करता हूं, सीपीसी में भी इनहेरेंट पावर है। सीपीसी का इनहेरेंट पावर मुझे जहां तक ध्यान है 151 में है, सीआरपीसी का 482 में है। ठीक है, सीपीसी का जो जो इनहेरेंट पावर है वो एनी सिविल कोर्ट है। और यहां पर अपन सिर्फ हाई कोर्ट की वंशिका जैन बात करते हैं, अगर आप मौजूद हो कक्षा में तो। वंशिका जैन कभी कभी छुट्टी पे रहती है, इसीलिए कंफर्म करना जरूरी है, मौजूद हो तो, है ना। फिर दूसरा, यहां पे सिर्फ 2 ही ग्राउंड थे जिस पर प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर नहीं बोलना चाहिए, अब्यूज ऑफ प्रोसेस, और टू मीट एंड जस्टिस, एंड टू मीट एंड ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए। करेक्ट है। बट वंशिका जैन यहां पर जब 482 में आप पावर एक्सरसाइज करते हैं तो यहां पर 3 कारण है 482 में। एक है टू गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर, ये बढ़ जाता है। बाकी प्रिवेंट अब्यूज ऑफ इट्स प्रोसीजर और टू मीट एंड ऑफ जस्टिस तो यहां पर भी है, चेक कर लियो।
इसलिए यहां पर एक लाइन और थी कि इट इज बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ऑर्डर। इसीलिए यहां पर ये लाइन और थी 482 में, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, क्योंकि सजा देने का मतलब ऑर्डर को इफेक्ट देने का पावर किसको, मतलब काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है। तो ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्डर दोनों है, जबकि ये सिर्फ जुडिशियल ऑर्डर है। फिर यहां पर मधु लिमाय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और यहां पर वेलुसामी वर्सेस पलानीसामी। वेलुसामी वर्सेस पलानीसामी, जो भी लिख रहे होंगे कॉपियों में, उम्मीद करता हूं इससे जरूर फायदा होगा। ठीक है। फिर पता है तुमको यहां पर एक शब्द यूज हुआ था, कार्ड ब्लांच। हाँ, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में कार्ड ब्लांच, स्पेलिंग हो सकता है सही भी लिखियो, पर मुझे जहां तक ध्यान है ई और आएगा, कार्ड ब्लांच, कार्ड ब्लांच। ठीक है, बट मैं अभी सिर्फ मधु लिमाय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस पावर को आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपको इन सिचुएशंस में ही एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब ये 3 केसेस ही हैं जब आप ये यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं, बहुत रिस्ट्रिक्टिवली और सिलेक्टिवली आपको इस पावर को एक्सरसाइज करना है। दूसरा, नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, not in contravention of the provision of this act, and only in respect of the matter where no provision exists। यही 3 पॉइंट यहां पे भी आ जाएंगे, बस 3 केस की जगह 2 केस आ जाएंगे। क्या तुम्हें याद है? हाँ, हमें याद है। ठीक है, अब 482 में अगर तुम लोग कुछ एग्जाम्पल डालना चाहते हो तो लिखो, एग्जाम्पल इज क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर, एग्जाम्पल इज क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। और क्वेश्चनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इनहेरेंट पावर, ये ध्यान रखना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। सीआरपीसी तो कुछ खास नहीं है तुम्हारे इसमें। बेल प्रोविजन के लिए मुझे एक समय दो, नेक्स्ट संडे को डिस्कस करूंगा, आज नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत और पढ़ के आऊँगा और अच्छा सिखाऊंगा। ठीक है, सीआरपीसी यहाँ समाप्त, बेल प्रोविजंस को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट संडे जब लूंगा लेक्चर तो बेल को लिखवा भी दूंगा आप सभी को एक बार, क्योंकि आएगा तो जरूर, छप ही रिया है बेल प्रोविजन। ठीक है, तो अच्छे से ही कर लेंगे। बस इसके बाद क्या, ये वाला और कर लें क्या, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस वाला अभी, है ना? थोड़ा बहुत पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं है। चलो एक बार समझ लें, क्या आप लोगों ने मुझसे ECIPL गलती से पढ़ा है क्या? ECIPL गलती से पढ़ा है क्या मुझसे? हाँ, आपसे सिर्फ संडे संडे, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, गलती से। हाँ बच्चे, 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं वैसे मेरे से पढ़ने की तीसरे सब्जेक्ट में, बोले बस हाथ जोड़ पीछा छोड़, नहीं।
इसलिए 40 मार्क का हिस्सा तो मैंने मनमीत सर को ही दे दिया। मैंने कहा अब नहीं भैया, बच्चा झेल नहीं पा रहा है। सर आप कैसे बच्चों के मन की बातें जान लेते हो? यस आई कैन। समझिएगा बच्चों, जिसको भी मैंने इसी आईपीएल में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो मैंने कहा था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एफसीआरए एज वेल, अंडर पेमा एज वेल, जहां पर क्रिमिनल मामलों का जब सेटलमेंट होता है, किसका? क्रिमिनल मामलों का जब सेटलमेंट होता है, तो ऐसे सेटलमेंट को हम लोग व्हाट वी कॉल इट एज, हम लोग ऐसे सेटलमेंट को कंपाउंडिंग कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ये सिखाया था कि जब क्रिमिनल मामलों का दोस्तों सेटलमेंट होता है तो दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग। क्लियर बात? तो जो जहां सिविल मामले होते हैं वहां पर हम लोग, सिविल मामले जहां होते हैं हम सेटलमेंट करते हैं, हम कंसिलिएशन करते हैं, हम मीडिएशन करते हैं, ठीक है। बट वहीं क्रिमिनल मामलों के लिए व्हाट वी डू कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो कंपाउंडिंग, ठीक है। CRPC enumerates the provision relating to compounding of offense 320 में। compounding means settlement of offense committed by a person, ठीक है। अब देखो ये थ्योरी छाप दी उसने, देयर मे बी टाइम्स व्हेन पार्टीज टू दी सूट। अब भैया हम बात कर रहे हैं CRPC में, तुम ले आए क्या? सूट। हाँ, सूट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रोसिक्यूशन। तो कई बार ऐसे केसेस होते हैं जब पार्टीज टू द प्रोसिक्यूशन डू नॉट वांट टू कंटिन्यू फर्दर प्रोसीडिंग एंड वांट टू सेटल इट एमिकेबली। एमिकेबल सेटलमेंट, हाँ याद आया, कंसिलिएशन में भी पढ़ाया था। एमिकेबली सेटल करवाने का पार्ट है, कंसिलिएटर का रोल है, ठीक है। तो ऐसे केस में बच्चों कंपाउंडिंग का रोल आता है। 320 सेक्शन में कुछ ऐसे ऑफेंसेस बताए गए हैं बच्चों जिनको हम कंपाउंड करवा सकते हैं। और ये किसका 320वां सेक्शन है? CRPC का। हाँ, इट इज CRPC, नॉट IPC, इट इज CRPC। ठीक है क्या? तो IPC के ये जो ऑफेंस है, अब यार अपन क्या करें, अपन ने कुछ पढ़ रखे हैं वो छाप लें यहां से। जैसे 406 पढ़ रखा है, 381 भी पढ़ रखा है, बिल्कुल सही, अभी तो पढ़ा था 381। देखो कौन बता देगा? किससे पूछें? वंशिका जैन से पूछ लेते हैं। वंशिका जैन बोलेगी सर 378 में थेफ्ट था, 379 में थेफ्ट का ऑफेंस पर लाइबिलिटी थी सर 3 साल या फाइन या दोनों, और 380 में सर आपको पता है थेफ्ट इन द ड्वेलिंग हाउस था, वहां पे 7 साल एंड फाइन था। और पता है सर 381 में आपने कहा था कि अगर आपने थेफ्ट किया है, अगर आपने थेफ्ट किया है बिंग अ क्लर्क और सर्वेंट तो 7 साल और फाइन है। कुछ याद आया? तो वो वाला थेफ्ट जो 381 का है वह कंपाउंड किया जा सकता है, ठीक है। 406 408 सर ये तो बिल्कुल रटे रटे हुए हैं हमको, ठीक है, कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक नॉर्मल वाला और एक सर वो वॉर फिंगर वाला। नहीं वॉर फिंगर वाला नहीं सर, वो तो 407 था। 408 वाला सर वो जिसमें सर्वेंट है या क्लर्क है, क्लर्क और सर्वेंट वो, ठीक है। वंशिका जैन क्लास छोड़कर चली गई, अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन तो सभी छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, जिस दिन वंस यू विल बिकम CS। कौन? श्रेयान सर, मतलब CS एग्जीक्यूटिव ही बस, प्रोफेशनल तक भी याद नहीं रखते बच्चे। 418 पर मैं भी ऐसा ही था, मैं भी याद नहीं रखता, ठीक है। तो जो जैसा करता है वो वैसा। हाँ 418 IPC तुम्हें याद है जब अपन चीटिंग कर रहे थे तो 415 हो गया, 416, 418, 418 वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन था भाई, क्या यही था? रुक जाओ, 16 पर्सोनेशन था, पर सजा जो दी गई है वो 19 में है,
और नॉर्मल की 17 में है। 418 नहीं पढ़ा अपन ने, 418 नहीं पढ़ा, 420 तो याद है, ठीक है। तो कौन व्यक्ति किस केस में क्या कर सकता है बच्चों? हु कैन कंपाउंड द ऑफेंस। तो ध्यान रखना, जिसकी प्रॉपर्टी स्टोलन हुई है वो कर सकता है, जिसका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है वो कर सकता है, और हु हैज बीन चीटेड वो कर सकता है। ध्यान रखिएगा। तो ये भी मैंने करवा दिया, कुछ थोड़ा बहुत लिख कर आइएगा जरूर। सेक्शन नंबर 320 है, सीआरपीसी का है, कंपाउंडिंग पूछ लिया जाए तो प्रश्न आए तो खाली ना जाए, ठीक है। चीटिंग का था वो, ये बात थी है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट छाप देंगे अपन ने। ये नहीं पढ़े ग्रीवियस हर्ट तो छोड़ दो, कितना करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लिस्ट है बच्चों, इट इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, अभी पूरी कंप्लीट यहाँ पे दे नहीं रखी है, ठीक है, कुछ दे दिया। चलो ठीक है साहब, इसी के साथ सीआरपीसी को यहाँ पर अलविदा कहेंगे दोस्तों, और अब अपन शुरू करेंगे मित्रों सीपीसी। नहीं, बात सीपीसी की हुई थी, सच कह रहा हूँ, तो थी नहीं वो लास्ट लेक्चर में, तो बोल देती तो मैं सोर्सेस ऑफ लॉ कर देता। सीपीसी शुरू करेंगे और अगले संडे अपन सीपीसी को खत्म करने के साथ लिमिटेशन खत्म करेंगे और एसआरए खत्म करेंगे, ठीक है। अगले संडे का एजेंडा सीपीसी लिमिटेशन एसआरए है, फिर नेक्स्ट संडे का एजेंडा है सोर्सेस ऑफ लॉ, फिर नेक्स्ट संडे का एजेंडा है कॉन्ट्रैक्ट, सोगा और एनआईए, ठीक है। उसके बाद तुम कौन, मैं भूल जाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। नहीं, मैंने 1.5 चैप्टर करवा दिए बेटा संडे को, तू नहीं आई होगी वो बात अलग है, मैंने 1.5 चैप्टर करवाए थे संडे को, ठीक है। कंपनी लॉ के 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर 1.5 चैप्टर करवा दिया ना मैंने, का भूल गया का? हमने करवा दिए हैं, 1.5 बाकी है अभी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अच्छा, हमने करवाए। ठीक है, मैंने पहला चैप्टर वो डॉक्ट्राइन वाला नहीं करवाया है बेटा, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस और ये वाला, और दूसरे में अल्टरेशन में मैंने एओए अल्टरेशन करवा दिया है, थोड़ा बहुत प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया है, और एमओए अल्टरेशन करवा दूंगा। सर टॉट कर लेंगे भाई, तू बोल रहा है अंकित, तो तू बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग टॉट भी करवाओगे सीएसडब्ल्यूटी का चैप्टर? हाँ अच्छा, ठीक है, मतलब चुन चुन के चैप्टर पढ़ाए जाएं सर, ठीक है सर, सभी करवा देंगे भैया, ठीक है, सभी करवा देंगे, फिर जब तक संडे चल रहे हैं तब तक, अब एग्जाम तक, ठीक है। सर आप बस आईएमपी बता दीजिए, पढ़ हम लेंगे, पर भैया एग्जाम में बैठे नहीं तो नुकसान हो जाएगा ठीक है। सीपीसी से आप समझ लो बच्चों, थ्योरेटिकल प्रश्न लिख लो आईएमपी जो 1 शुरुआत से क्या क्या आ रहे हैं। सीपीसी से थ्योरेटिकल प्रश्न लिखिएगा। पहला, रेस सबजुडिस एंड रेस जुडिकाटा, मोस्ट एमपी मार्क करना बच्चों, छपरिया है। दूसरा, सेक्शन नंबर 16 एंड 20, 19 भी कर लो, अब तो इतना डरा रही है तो 20, 16, 19, 20। तीसरा, सीपीसी प्रोसेस, मतलब सिविल प्रोसीडिंग की प्रोसेस में सबसे पहला हिस्सा आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नहीं आएगा। दूसरा, समन, समन एमसीक्यू में लिख लेना कि 2 कॉपी में जाएगा।
ठीक है, बस इतना। तीसरा, इसके साथ एक और 2 कॉपी में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस भी पढ़ना, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। और सुनना, समन की सीआरपीसी की जो समन भेज रहे हैं और सीपीसी में जो समन भेज रहे हैं, दोनों में अंतर है। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में, सीपीसी में समन का सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करना और सीआरपीसी में समन को सब्स्टिट्यूट सर्विस करना, दोनों में अंतर है भाई। एक में कहा गया था कि उसके जहां वो रहता है और काम करता है वहां उसके बाहर चिपका दो और कोर्ट हाउस में भी चिपकाओ, ये मेरे हिसाब से सीपीसी का होगा। सीआरपीसी में कोर्ट हाउस के में चिपकाने की जरूरत नहीं है, सीआरपीसी में कोर्ट हाउस में चिपकाने की जरूरत नहीं है। जरा चेक करना, दोनों में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में अंतर आएगा बच्चों। सीपीसी में वहां तो चिपकाना है ही, बट कोर्ट हाउस के पास भी चिपकाना है, बट सीआरपीसी में सिर्फ और सिर्फ कहां, जहां वो रहता है वहां। ठीक है, ये ध्यान रहे। एक अंतर और है, सीपीसी में और सीआरपीसी में दोनों में सर्वेंट को तो नहीं दे सकते, ये बात तो क्लियर है ही, बट यहां पर उसने कहा कि किसी को भी दो तो वो एडल्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहां एडल्ट मेल ही होना चाहिए, एक बार चेक करना। सीआरपीसी एडल्ट मेल हो और वहां पर एडल्ट मेल हो फीमेल हो फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक अंतर और मिलना चाहिए, जरा चेक करिएगा। दोनों में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करके जाना, बहुत काम का है। समन हो गया। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट के केस में सिर्फ एक पॉइंट करके जाना कि रिटर्न स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो ये कितने दिन में सबमिट करना है, तो 30 डेज में सबमिट करना है, ये वाला टाइम ध्यान रख के जाना। ठीक है, 90 डेज वाला तो कमर्शियल कोर्ट वाला है, नहीं कर पाए तो बाद में कर सकते हो, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर, ये वाली बात हुई होगी। तो ये करके जाना बस रिटर्न स्टेटमेंट में। चौथा, फिर समन हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया होगा डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको थ्योरेटिकली याद करके जाना। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन से केसेस में होता है, क्यों, और किन को लेकर डिस्कवरी अलाउड नहीं है। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को रट रट के जाना, कैसे रट रट के जाना। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां, डिटर्मिनेशन ऑफ इशू काट देना। छठा, एक्स पार्टी डिक्री जब देते हैं ना तो कौन कौन सी रिलीफ है, एक्स पार्टी डिक्री की रिलीफ। ठीक है, एक पॉइंट और आएगा 3A, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये भी छोड़ देना। एक्स पार्टी डिक्री की रिलीफ क्या है, ये आईएमपी है, एक बार करके जाना। ठीक है, 7वां, फिर मैंने शायद एफिडेविट पढ़ाया हो, एफिडेविट नहीं आएगा। 8वां मैंने आपको जजमेंट पढ़ाया हो, जजमेंट भी नहीं आएगा। 9वां मैंने आपको डिक्री पढ़ाया हो, तो डिक्री में मैंने आपको शायद समय बताया होगा कि जैसे फाइनल हियरिंग खत्म होती जजमेंट आता है, 15 दिन में डिक्री आती है, तो वो 15 दिन ध्यान में रखना। 15 दिन ही एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एमसीक्यू में ध्यान रख के जाना। तो इस प्रोसीजर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, रेस सब जुडिस, रेस जुडी काटा बता दिया। ठीक है, फिर इसके बाद रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन एक साथ सिंगल क्वेश्चन आएगा बच्चों, है ना। यू विल नॉट फाइंड अ रेफरेंस को लेकर अलग क्वेश्चन, रिव्यू को लेकर अलग क्वेश्चन, रिवीजन को लेकर अलग क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक साथ आएगा। फिर आप ऑर्डर नंबर 29, 32, 39 और 37, ये 4 ऑर्डर तुम्हारे सिलेबस में है। दीज आर द 4 ऑर्डर्स विच आर इन यूर सिलेबस। क्या बनता है प्रश्न एग्जाम में, एग्जाम में प्रश्न बनता है 37 का,
समरी प्रोसीजर। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख के जाना। एमसीक्यू में पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कौन सा कोर्ट और कौन सा मैटर। ठीक है। 39 मोस्ट एमपी है, दिलावर मतलब दलपत सिंह का केस करके जाना, दलपत सिंह का केस। ठीक है, मतलब बेसिकली इंजंक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, इंजंक्शन वाला पॉइंट करके जाइएगा। 32 29 बहुत पुराने प्रश्न हो गए, चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी थ्योरेटिकली करके जाना, थ्योरेटिकल प्रश्न। ठीक है, तो इसका मतलब इन चारों ऑर्डर से जो प्रश्न आएंगे वो थ्योरेटिकल हैं, 29 से भी, 32 से भी, 39 से भी, 37 से भी, चार चार मार्क करके जाना। एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है, 37 वाला जरूर पूछा जा सकता है, बाकी नहीं। ठीक है, उसके अलावा सीबीसी में ये हो गया डिग्री और ऑर्डर में अंतर। ठीक है, ऑर्डर में डिफरेंस, चांसेस कम है पर करके जाना। फिर उसके बाद अपील्स के प्रोविजन, ऑर्डर्स विच आर नॉट अपीलेबल। ऑर्डर्स विच आर नॉट अपीलेबल बताओ, और एक इनहेरेंट पावर। इसके अलावा बताओ कोई हेडिंग छूट रही है क्या। इसके अलावा एक हेडिंग है ट्राइब्यूनल वाली, पावर ऑफ सिविल कोर्ट एंड एक्सरसाइज बाय ट्राइब्यूनल, छोड़ दीजिएगा, नहीं आएगा एग्जाम। ठीक है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 अभी रोक दो, नेक्स्ट संडे को बताऊंगा इसमें से क्या कवर करना है क्या नहीं। ठीक है, और 175 पेज नोट्स का एक बार चेक करना, 175 पेज एक बार नोट्स का चेक करना। यू विल फाइंड देयर अ केस, थर्ड पैराग्राफ में, पदम सेन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक बार रीड करके काट देना, एक बार रीड करके काट देना। ठीक है, इनहेरेंट पावर को लेकर है। ठीक, तो एक बार रीड करके काट देना। 175 पेज पे थर्ड पैरा, पदम सेन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अरे सबसे खास हेडिंग, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, मोस्ट एमपी मार्क करो, छपेंगे ऐसे कैसे। बस सीपीसी में सिर्फ यही आईएमपी है। ठीक है,
अब बताओ, पहले पार्ट में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करवा दिया, इंटरप्रिटेशन करवा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करवा दिया, सीपीसी चल रहा है, सीआरपीसी हो गया, लिमिटेशन एसआरए, और क्या है अगले संडे का टारगेट? लिमिटेशन एसआरए और सीपीसी। ठीक है, अभी तो रोहित भैया की बैच का टाइम हो गया है। अगले संडे वी विल बी मीटिंग फॉर 4.5 आवर्स, मतलब 4.5-5 घंटे की क्लास रहेगी। सीपीसी स्पेसिफिकली फॉर लिमिटेशन ख़त्म कर दूंगा। तो बस पार्ट 1 में मेरा सोर्स ऑफ लॉ और इंडियन एविडेंस और टॉर्ट बच जाएगा। ठीक है, सोर्स ऑफ लॉ, एविडेंस और टॉर्ट। तो ठीक है, अगले 2 संडे का यही टारगेट है, और फिर 2 संडे और। ठीक है, 2 अक्टूबर को अगर बाकी बैचेस ऑफ हुई और मेरे पास टाइम रहा, ठीक है, तो मैं एक बैच ले लूँगा आप लोगों की, बट आप संडे मान कर चलें। ठीक है, अब बताओ, इसके अलावा पार्ट बी में तुमको मैंने टीपी करवा दिया है, आर्बिट्रेशन करवा दिया है, और क्या हुआ है पार्ट बी में? बस यही तो हुआ है ना? ठीक है, चलेगा। ठीक है, 4 संडे मेरे और रहेंगे अब आगे, जिसमें ये रिवीजन ख़त्म होगा। ठीक, अब बच्चों ये तो सीपीसी का हो गया, 4 संडे बचे हुए, इसमें एक दिन कंपनी लॉ भी पढ़ा दूंगा और बचा हुआ। ठीक है, कंपनी लॉ में बचा हुआ कोई एक हिस्सा है जो ज़्यादा दिक्कत दे दे तो मेरे को बताना, वो भी पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, अक्टूबर और रोहित सर का कॉल है, 2 मिनट रुकना बच्चों। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, करो एंजॉय।